एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में करीबन 70% औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है और आज के टाइम पे मैरिटल रेप को इसी का ही एक प्रकार माना जाता है। और तो और वर्ल्ड बैंक डाटा के हिसाब से 100 से ज़्यादा कंट्रीज में मैरिटल रेप को एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन इंडिया उन 36 कंट्री में से आता है जिसने अभी तक मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया है। किन्हीं रीजन के चलते पहले के टाइम पे औरतों को उनके हस्बैंड या फादर की प्रॉपर्टी समझा जाता था। अगर एक लड़की मैरिड है तो उसे उसके हस्बैंड की सेक्सुअल प्रॉपर्टीज, और अगर वो अनमैरिड है तो उसे उसकी फादर की प्रॉपर्टी समझा जाता था। और उसके साथ रेप होना यानी कि उसकी पिता या पति के प्रॉपर्टी को वैंडलाइज करना माना जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि औरतों को उनके फादर या हस्बैंड की प्रॉपर्टी समझा जाता था, तो बाद में रेप को औरतों के खिलाफ एक क्राइम बनाया गया, न कि उनके फादर या हस्बैंड के खिलाफ। और ये हुआ जब इंडिया में इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट किया गया, लेकिन जब इसे ड्राफ्ट करने के बाद सेक्शन 325 को लाया गया तो इसने रेप को बस इतना ही डिफाइन किया कि रेप यानी किसी भी महिला के कंसेंट के बिना उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करना, पर इसके एम्बिट में मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। ऐसा क्यों? आप मुझे बताइए कि क्या मैरिटल रेप को इंडिया में क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल अवेयरनेस की इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के प्रोस एंड कॉन्स क्या है, और हम शुरुआत करेंगे इसकी हिस्ट्री के साथ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, बेबीलोनिया में 19th BC के आसपास किसी भी आदमी को डेथ सेंटेंस सुनाया जा सकता था अगर वो किसी की बेटी या बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, इस मान्यता के साथ कि वो बेटी या वाइफ किसी की प्रॉपर्टी है। इसी तरह दुनिया भर के कई और कंट्रीज में रेप को एक प्रॉपर्टी क्राइम माना गया अगेंस्ट हस्बैंड या फादर। तो आप सोच ही सकते हैं कि औरतों की तुलना प्रॉपर्टी से की गई थी। इसी रीजन से माना जाता है कि शादी के बाद वाइफ के साथ हस्बैंड रेप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसकी प्रॉपर्टी है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम एंशिएंट पीरियड की क्या बात करें, इवन 17th-18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ तब भले ही रेप लॉज बनाए गए जिसमें रेप को महिलाओं के खिलाफ क्राइम माना गया, स्टिल ये लॉ लाया भी गया तो इस बिलीव के साथ क्योंकि रेप से औरतों की सेक्सुअल प्योरिटी खराब होती है, तो इसे एक क्राइम बना देते हैं। और शादी के बाद एक हस्बैंड अपने वाइफ के प्योरिटी को वायलेट कर ही नहीं सकता। तो इसी बीच दुनिया के कोने कोने में औरतों के प्योरिटी के साथ सवाल खड़े होने लगे। औरतों के साथ घरों के बाहर रेप के केसेस बढ़ने लगे, जिसके बाद उनके पिता या पति पर यह लाइबिलिटी डाल दी गई कि उन्हें ही अब प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये खुद को तो प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकती। बस इन्हीं सोच के साथ ब्रिटिश एरा से ही एक बहुत ही कंजर्वेटिव थिंकिंग रही है। एक औरत की पहचान उसके पति से होती है क्योंकि उन्हें इसकी प्रॉपर्टी माना जाता है। सो इसे ही हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर। फिर इन्हीं क्राइम के कारण इंडियन पिनल कोड को 1860 में ड्राफ्ट करने की अपील हुई। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में रेप को क्रिमिनलाइज किया क्यों नहीं जा रहा। जब आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया तब सेक्शन 325 लाया गया जिसने रेप को ऑफिशियली एक क्राइम बना दिया, लेकिन इस प्रोविजन में मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। आईपीसी सभी तरह की रेप को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि गैंग रेप, डेथ रेप, कैंपस रेप वगैरह वगैरह, लेकिन मैरिटल रेप के बारे में इसमें कुछ भी नहीं दिया गया। तो वहीं इस सेक्शन 325 का जो एक्सेप्शन 2 है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ को रेप नहीं मानता जब तक वाइफ माइनर न हो। सेक्शन 325 क्लियरली मानता है कि अगर किसी औरत के कंसेंट के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो वह रेप है, और वहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वाइफ के साथ किया जाए तो वह रेप नहीं है जब तक वह 15 साल के नीचे नहीं होती। यह जो एक्सेप्शन 2 है, इसी के चलते इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया जाता। इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना यानी इस एक्सेप्शन 2 का हटना है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के प्रोस को। पहला, यह एक्सेप्शन 2 जो है यह आर्टिकल 14 को वायलेट करता है क्योंकि यह मैरिड और अनमैरिड वुमेन के बीच में फर्क करता है। नेक्स्ट, पोस्को एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे लेजिस्लेशन जहां 18 साल से कम के नीचे के लोगों को चाइल्ड मानता है, तो वहीं आईपीसी में यह एक्सेप्शन 2 सिर्फ 15 साल के नीचे के लड़कियों के साथ किए गए रेप को ही क्राइम मानता है। क्या आपको पता है 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के बाद अब सेक्शन 325 के डेफिनेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट देने की एज 18 साल हो गई है। फिर एक्सेप्शन 2 में दिए गए एज का क्या। नेक्स्ट, सेक्शन 498 की बात करें तो इस लॉ के होने के बावजूद भी क्रूएल्टी की केसेस में कोई खास कमी दिखाई नहीं देती। इम्पैक्ट यह मैरिटल रेप को क्राइम बनाने में स्पेसिफिकली फोकस भी नहीं करता उन सभी बाकी क्राइम की तरह जो स्पेसिफिकली आईपीसी में डिफाइन है।
नेक्स्ट, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना औरतों के राइट टू ऑटोनॉमी आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। अब देख लेते हैं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के कॉन्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना एक अनमैरिड वुमेन के कंसेंट इज रेप, बट मैरिड वुमेन के केस में इसे इम्प्लाइज माना जाता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड को इम्यूनाइज कर दिया गया है। बेसिकली आईपीसी में मैरिटल रेप के खिलाफ ऑलरेडी एक रिमेडी दे दी गई है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फिर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, जो क्रूअल्टी की बात करता है। ऑल्सो मैरिटल रेप के लिए क्राइटेरिया सेट करना बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होगा, इसके मिसयूज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट, मैरिटल रेप सेक्शन 375 के पर्पस को डिफीट कर देगा और इसके वजह से पुरुषों के साथ हैरेसमेंट के केसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके बाद इंडिया में समय समय पर रेप लॉज में अमेंडमेंट लाया गया, जैसे कि 1983 में, 2002 में, 2013 में एंड 2018 में। निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि हमें मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने इसके रिप्लाई में कहा कि नहीं, ऐसा करने से पूरी इंडिया की फैमिली सिस्टम स्ट्रेस में आ जाएगी। तो दोस्तों, आई होप कि लॉ से जुड़ी कुछ जानकारियां मैंने आपको दी होगी। लीगल अवेयरनेस की ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।